हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर, जो कि ज्ञान बिंदु जेस एकेडमी के द्वारा 5 मई को जो हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का सेट डिस्कशन जो दोस्तों हम लोग लेकर आते रहते हैं। आज का पहला प्रश्न है, और ये जो है सेट आपको दोस्तों सभी परीक्षाओं में, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, जो आपको 18 तारीख को 18 मई से मद्य निषेध का दरोगा का परीक्षा होने वाला, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बिहार पुलिस के लिए है ये महत्वपूर्ण। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, हड़प्पा स्थल का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझा पाए, तो वह कौन थे? तो पहला ऑप्शन कनिंघम, दूसरा सर जॉन मार्शल, तीसरा मार्टिन व्हीलर और चौथा चार्ल्स एफ डेल। तो कनिंघम को दोस्तों पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। जब रेल की पटरियों की खुदाई चल रही थी, तो सर्वप्रथम जो है हड़प्पा सभ्यता को कनिंघम नहीं देखा था, लेकिन वह उसका महत्व को नहीं समझ पाए थे। इसीलिए, नहीं तो अगर वो समझ पाते तो हड़प्पा सभ्यता की खोज में इन्हीं का नाम होता। लेकिन अब हम सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज में किसका नाम आता है, तो दयाराम साहनी का आता है। किसका? दयाराम साहनी का। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। वहीं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो दूसरा सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने? राखल दास बनर्जी ने। और कब किया था? 1922 ईस्वी में। और हड़प्पा सभ्यता जो सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, और बोला जाता है इसके समकालीन, अगर आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी, तो मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अगर पूछ ले आपसे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था, तो लोथल था। क्या लोथल जो है यह कहाँ था? तो यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। अगर पूछ ले दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल था यह किस नदी के किनारे था, तो हड़प्पा स्थल जो है यह सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। दोस्तों हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे जो था हमारा, वो कौन सा? तो मोहनजोदड़ो था। कहाँ? मोहनजोदड़ो से। अगर आपसे पूछ ले हड़प्पा सभ्यता से कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से पाया गया, तो सबसे बड़ा अन्नागार जो दोस्तों यह हड़प्पा सभ्यता से पाया गया। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से पाया गया, तो वह मोहनजोदड़ो से पाया गया है। वहीं से पूछ लिया अगर दोस्तों नृत्यकी की मूर्ति कहाँ से प्रिय है, काश की नृत्य की मूर्ति, तो हड़प्पा से मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महान धार्मिक घटना महास्थाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये किसके लिए की जाती है? देखिए दोस्तों, महामस्तकाभिषेक जो दोस्तों जैन धर्म के, जो जैन धर्म है, यह जो है बाहुबली के, जैन धर्म के जो बाहुबली हैं उनके लिए किया जाता है। और यह दोस्तों किस देश में? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। और ये कहाँ होता है? तो ये कर्नाटक में होता है। कहाँ? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है बुद्ध। बुद्ध सबको पता है दोस्तों कि इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। इन्होंने जब घर छोड़ा था तो इसे कहा गया था, तो यहाँ महाविश्वकर्मा कहा था। इन्होंने जब क्या बोलते हैं धर्म चक्र, इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थे तो इन्हें धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। और महावीर जो दोस्तों यह जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर थे। कौन? 9वें तीर्थंकर थे। 9वें नहीं दोस्तों, आखिरी तीर्थंकर थे, आखिरी तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने चंद्रकोटा, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे कुछ इतिहासकार चंद्रकोटस के नाम से भी जाना जाता है, और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। तो कुछ इतिहासकार मानना है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का जो है युद्ध हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं। और अर्थशास्त्र के जो रचना का किया है किसने? तो चाणक्य ने। जो मौर्यकालीन चाणक्य के मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इसका वर्णन नहीं किया है, इसीलिए इसे मानना सही रहता है। और इसका जो दोस्तों इसका उल्लेख जो किसने किया हुआ, जस्टिन ने किया। किसने? जस्टिन ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि पर जो राज्य की आय का स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था?
तो मौर्य काल में भूमि पर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था वह किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो वह सीता अध्यक्ष द्वारा किया जाता था। कौन से? सीता। मौर्य काल जैसे अभी वर्तमान में देखते हैं तो बहुत सारे मंत्रिमंडल, जैसे हमारा स्वास्थ्य मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, फिर हो गया हमारा परिवहन मंत्री हो गया, रेल मंत्री, वित्त मंत्री। उसी तरह दोस्तों मौर्य काल में भी सब विभाग के अलग अलग अध्यक्ष होता थे। सीता अध्यक्ष था जो दोस्तों, यह भूमि, सरकारी भूमि पर जो कर होता था उसे वसूलते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश से अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया? तो चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह जो है बकाटक वंश से किया था। किससे? बकाटक वंश के राजा से किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी 12 महिर की रचना नहीं है? तो पंचसिद्धिका, बृहत संहिता एवं बृहत जातक, ये तीनों जो दोस्तों 12 महिर की रचना है, जबकि अमर कोश जो दोस्तों ये अमर की रचना है। क्या? अमर की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल शासक का नाम बताया जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो चोल शासक जो दोस्तों श्रीलंका के उत्तरी भाग पर जो विजय प्राप्त किया था वह राजाराम प्रथम ने किया था। किसने? राजाराम प्रथम ने। ऑप्शन नंबर है हमारा सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। किससे? पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा राजाराम प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुगलक खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगलक खान ने दोस्तों बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। किसके? बलबन के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण प्राप्त होता है। तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का जो विवरण प्राप्त होता है वह तबकाते नासरी से, क्या? मिलहुज और तबकाते नासरी से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर पूछ ले दोस्तों कि तबकाते नासरी किसकी रचना है, तो मिन्हाजुल सिराज की। क्या? मिन्हाजुल सिराज की रचना है तबकाते नासरी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो कुंभा से मतलब है दोस्तों राणा कुंभा। क्या? राणा कुंभा। और राणा कुंभा के दरबार में जो दोस्तों वो कौन नहीं थे? तो वो मुनिजीन विजयसूरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो यह क्या था? जयसिंह के। किसके? जयसिंह के साथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त जिले के निर्माण से 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्ष तक काम किया था? तो अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिली के किसने किया था? तो ऑप्शन देखते हैं क्या हमारा ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमारा मनुची, दूसरा हमारा ट्रेवनियर और तीसरा है विलियम फिंच। तो यह विलियम फिंच ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगाली का सुदूर्प किया? तो यह किसने किया था? तो दीव का मतलब होता है दोस्तों द्वीप से। किससे? दीव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा बहादुर शाह। क्या? बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वाधार भारत में पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो यह कौन करता है? तो भारत दस्तकारी नष्ट हो गए थे। यही हमारा जो आंसर वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को परिवर्तन किया था, यानी लागू किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा कब? तो 1774 ईस्वी में लागू किया गया था। और इसे समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वह बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल के किस
अध्यक्ष से तिलक तथा उनके समर्थन से वापस लिया था? तो अंबिका चरण मजी, यानी साफ साफ में पूछ रहा है दोस्तों कि लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1920-21 में हुई थी। कब? 20-21 में हुई थी। और जो चौरी चौरा की घटना हुई थी, जिसमें गोरखपुर के समीप चौरी चौरा में जिंदा सिपाहियों को जला दिया गया था क्रांतिकारियों ने, इसी को है दोस्तों महात्मा गांधी ने जो है अपने सबसे बड़ी भूल यानी हिमालय जैसी भूल बताई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? तो यह जो दोस्तों इसका नेतृत्व जो दोस्तों महात्मा गांधी ने नहीं किया था, यह जो दोस्तों स्वतः आंदोलन था, स्वतः से इसका नेतृत्व जो है किसी ने भी नहीं किया था और इसमें सभी ने भाग लिया था। सुरक्षा पर कोष्ठ यानी रिंग फ्रेंस की नीति संबंधित है। तो रिंग फ्रेंस की नीति जो है ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। किससे? वारेन हेस्टिंग्स से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ब्रह्मांड में पल्सर जो दोस्तों घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। कौन? घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी का मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र भूखंड था उसे जिसे क्या कहता था? उसे पैंजिया कहा जाता है। क्या? पैंजिया। और पैंथालासा दोस्तों ये जल वाले भाग को कहा जाता था। और जब पैंजिया का विभाजन हुआ तो लॉरेंसिया और गोंडवाना ने बना, जिससे लॉरेंसिया को हम लोग अंगारा लैंड भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता को मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो टॉर्नेडो की तीव्रता को मापने के लिए फ्यूजिता स्केल का प्रयोग किया जाता है। किसका? फ्यूजिता स्केल का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं से पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो कौन नहीं देती है दोस्तों? तो जो किनारे की धारा। क्या? किनारे की धारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो कोको का जो प्रमुख उत्पादक देश नहीं है दोस्तों वह लातीबिया है। कौन? लातीबिया। और कोको से दोस्तों चॉकलेट बनता है। क्या? चॉकलेट बनता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे लंबी सैल सुरंग अवस्थित है। तो विश्व की सबसे लंबी सैल सुरंग जो दोस्तों यानी रॉक टनल जो है यह स्वीडन में। कहाँ? स्वीडन में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो दोस्तों वह होन्शु है। कौन? होन्शु। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सी पर्वत सीमा बनता है? तो स्पेन और फ्रांस के मध्य जो सीमा बनता है वह पेरनीज बनता है। कौन? पेरनीज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आर्कियन सेल प्रणाली भारत की सबसे पुरानी सेल प्रणाली है। तो हाँ दोस्तों यह सही है। अगला बोल रहा है दोस्तों सबसे आम आर्कियन शैली नीस है। नहीं दोस्तों यह गलत है। नीस जो दोस्तों परतदार है। धारवाड़ शैली प्रणाली आर्कियन सेल प्रणाली के बाद वाला हिस्सा। हाँ बिल्कुल यह सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है? तो भारत का मुख्य नदी बेसिन जो दोस्तों तीस्ता नहीं है। कौन? तीस्ता। तीस्ता जो दोस्तों बांग्लादेश की मुख्य नदी बेसिन है। अगला प्रश्न है, भारत वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी ICFR ने वन आधारित समुदाय का समर्थन करने के लिए TIFEC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ICFR का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों देहरादून में है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है हमारे देश में मुख्यतः हेमाटाइट और मैग्नेटाइट लोह अयस्क के भंडार। यह कथन सही है। देश में लगभग
देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड और उड़ीसा में, यह दोस्तों गलत है। अगला प्रश्न हमारा, सार्वजनिक समिति कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सार्वजनिक विमानपत्तनम निम्नलिखित में से कौन सा है? कोचिन विमानपत्तनम है। द हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो द हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों ये दार्जिलिंग में, कहाँ? दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव क्या कहलाता है? तो राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव जो है इन सिटू द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इन सिटू द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित रिजॉर्ट और अंतिम विषय के बंटवारे किए गए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो दोस्तों स्थानीय शासन, भू राजस्व और न्याय प्रशासन, भू राजस्व और बिहार पुलिस, ये 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारत में संघात्मक व्यवस्था जो है ये कनाडा से प्रभावित है। किससे? कनाडा से प्रभावित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संचय लक्षण नहीं है? तो इसका दोस्तों एक हरी नागरिकता जो है इसका संचय लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया था? तो संपत्ति के मूल अधिकार का जो लोप किया गया था यह 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या किस रूप में स्वीकार करेंगे? तो यह कौन सा दोस्तों? तो राजनीतिक तानाशाही का विरुद्ध संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास का प्रक कोई उल्लेख नहीं, ये कथन सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, यह भी कथन सही है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा 1 और 2 तो दोनों। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों के संघीय सरकार को प्राप्त समूचा राजस्व जमा होता है, यह किसमें? तो भारत के संचित निधि में जमा होता है। अगला प्रश्न हमारा, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो को विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया, विधानसभा में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो यह जो दोस्तों पहली बार में 3 माह तक पड़ा रह सकता है, उसके बाद जब अगर इसको पारित करके फिर से भेजेगा तो वह 1 माह तक रह सकता है, यानी टोटल जो है 4 माह तक रह सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने के पश्चात भी लागू होता है? उत्प्रेषण होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था के संधानों का केंद्र द्वारा राज्य को आवंटन किया जाता है, वर्तमान में निम्नलिखित से कौन सा आवंटन माध्यम नहीं है? तो गाडगिल सूत्र के अंतर्गत कार्यवाही योजना के लिए स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के लिए निम्नलिखित में से कौन से परवाने होने का आवश्यक है? तो राज्य की विधानसभा का विघटन होना और राज्य के मंत्रिपरिषद का हट जाना, यह भी सही है दोस्तों। स्थानीय निकाय का विघटन, ये 2 और 3 सही है दोस्तों, 1 हमारा गलत है क्योंकि राज्यसभा का विधानसभा का विघटन नहीं होता है। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसकी शक्तियों का सही नहीं है दोस्तों। तो इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होती है, नहीं दोस्तों ये गलत है। इसकी केंद्र शक्तियों का निर्धारण जो है राज्य सरकार के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। अगला हमारा, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो नीति आयोग इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, यह सही है। इसके पूर्वकालिक अध्यक्ष होते हैं, नहीं दोस्तों नीति आयोग के पूर्वकालीन अध्यक्ष नहीं होते। नीति आयोग का अध्यक्ष जो दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री 10 साल तक भी अगर प्रधानमंत्री रहा तो वह 10 साल तक अध्यक्ष रहेगा, 15 साल तक प्रधानमंत्री रहा तो 15 साल तक
अध्यक्ष रहेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका गठन जो जनवरी 2015 में हुआ था, ये सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यह भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा बी, इसके पूर्वकालीन अध्यक्ष होते हैं। आखिरी प्रश्न हमारा, निम्नलिखित का विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रारंभ के रूप में किया गया था, यह सही है। एक बार जारी करने के पश्चात निर्गत होने वाला अधिकार को निष्क्रिय या लुप्त किया जा सकता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो आपको आते रहे। और इसका अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।